सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। मेरे जहन में मुतअद्दिद ख्यालात गूंज रहे थे और सबसे ज्यादा हैरत मुझे दानिश की शख्सियत पर थी। हुस्ना के बयान के मुताबिक वो दानिश ही था और उसने हालात के पेश नज़र अपना जुब्बा और नाम तब्दील कर लिया था, लेकिन क्या कालका की नापाक और काली कुव्वतें भी उसकी असलियत का राज नहीं मालूम कर सकीं? यकीनन ऐसा ही था, वरना हुस्ना मुझे इस बात की ताकीद कभी ना करती कि मैं साजिद को दानिश के नाम से मुखातब ना करूं। तुम्हारा क्या अंदाजा है? मैंने एक बार फिर दानिश को मुखातब किया। क्या नदीम के आदमी हमारी निगरानी पर मामूर नहीं होंगे? मैं एक ड्राइवर हूं जनाब, भला मैं मालिकों के बारे में उसके सिवा और क्या जान सकता हूं कि कौन सी गाड़ी किसकी है। मैंने दोबारा खामोशी इख्तियार कर ली। दानिश का तर्ज अमल इस बात की तर्जुमानी कर रहा था कि मैं इस वक्त उससे गुफ्तगू ना करूं, और मैंने दोबारा कालका के सिलसिले में सोचा। वो मुझे उधेड़ उम्र के ट्रक ड्राइवर के हमरा जाने की हदायत करके वापस चली गई, मगर कहाँ, क्या उसे इल्म हो गया था कि हमारे कुछ और साथी भी हमारी निगरानी पर मामूर हैं? यकीनन ऐसी ही बात होगी। वो मास्टर की और उसके साथियों का बंदोबस्त करने गई होगी, और मैंने दानिश की सिमत देखा जो आंखें बंद किए ट्रक के तख्तों से टेक लगाए बैठा था। उसके चेहरे पर सकून ही सकून था। मौत या खौफ की एक हल्की सी झलक भी मौजूद नहीं थी। शायद उसे इल्म था कि मास्टर की किन सलाहियतों का मालिक है। जिस अंदाज में उसने एयरपोर्ट पर बोशन के खास आदमी हरिराम या कृष्ण शर्मा को काबू किया था, उसने मेरे अलावा पुलिस पार्टी को और शायद बोशन के आदमियों को भी शशदर कर दिया हो। और फिर हरिराम या कृष्ण शर्मा ने ही इस बात की तस्दीक की थी कि वो बोशन के लिए हीरे जवाहरात की स्मगलिंग के मजमूम कामों में उसका साथ देने के लिए मजबूर था, इसलिए कि बोशन ने उसकी खूबसूरत, हसीन और नौजवान बीवी गीता को यरगमाल बना रखा था। आधे घंटे बाद ट्रक की रफ्तार मदम होनी शुरू हुई और फिर वो रुक गया। हमें दो असला बरादरों ने ट्रक से उतारा तो हम किसी वीरान मकान के गैराज में थे, और मैंने उस मकाम का अंदाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। फिर दोनों मसला आदमियों ने हमें उसी वीरान मकान के एक जमीन दोज कमरे में पहुंचा दिया, जहां सेलन की बू फैली हुई थी, और वो बाहर से कमरे का दरवाजा बंद करके चले गए। तो हमने कमरे पर नजर डाली। वो एक खासा बड़ा कमरा था जो शायद कभी गोदाम के आम आता रहा होगा, लेकिन वहां साजो सामान किस्म की कोई शय मौजूद नहीं थी। अलबत्ता कमरे के मशरकी गोशे में दीवार से टेक लगाए एक नौजवान जरूर मौजूद था, जिसकी ज़ाहरी हालत बता रही थी कि उसे खासे तवील अरसे से वहां मेहमान रखा गया है। उसकी दाढ़ी झाड़ जंकार की तरह बड़ी हुई थी और जिस्म पर एक नीकर के सिवा कोई लिबास नहीं था, इसलिए मैल की वो तहें भी साफ नजर आ रही थी जो गुजरते वक्त के साथ साथ उसके जिस्म पर जम गई थी। उसके हाथ पैर आज़ाद थे, लेकिन उसके बावजूद पहली नज़र में यही मालूम होता था कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने से भी माजूर है। उसकी आंखें बहुत वीरान थीं, और हमारे आने से पहले शायद वो ख्वाबे खरगोश में मुब्तला रहा होगा, लेकिन अब वो हमें अजीब वहशतनाक निगाहों से घूर रहा था। उस वहशत के बावजूद उसके चेहरे के तासरात इस बात की चुगली खा रहे थे कि उसे हमारे वहां आने से मसरत हुई है। शायद इसलिए कि तन्हाई का जहर पीते पीते उसकी कुव्वत रफ्ता रफ्ता दम तोड़ती जा रही थी, और वह फटी फटी निगाहों से हमें देख रहा था। उसकी मौजूदगी ने कमरे की वहशत में कुछ और अजाफा कर दिया, और कमरे से निकासी का वही एक दरवाज़ा था जिससे हमें अंदर धकेलने के बाद बाहर से मुतकफल किया जा चुका। लेकिन कमरे में एक तेज पावर का बल्ब छत से लटक रहा था, जिसकी रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी, और मेरा ख्याल है कि अब नदीम के आदमी भी यहाँ नहीं आ सकेंगे। मैंने दानिश की तरफ देखते हुए खुद कलामी के लहजे में कहा।
پر اسرار اور گندی قوتوں نے شاید انہیں گمراہ کر دیا ہو یا پھر ان کا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا ہو۔ شاید ہمارے دشمن ہمیں فوری طور پر ختم نہیں کریں گے۔ دانش نے پہلی بار اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اگر انہیں ہمیں صرف مارنا مقصود ہوتا تو وہ راستے میں کہیں بھی ہمیں گولی مار کر کسی ویران سڑک کے کنارے پھینک چکے ہوتے۔ بہرحال وہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک بھی نہیں کریں گے، میں نے ٹوٹے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ سسک سسر کر مرنا ایک بار کے مر جانے سے زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے، اور میں آپ کے خیال سے متفق ہوں، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تم شاید یہ بات بہت دیر بعد کہہ رہے ہو، میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ چلتے ٹرک سے فرار ہونا ہمارے لیے زیادہ آسان ہوتا۔ کیا آپ کو علم ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے یرغمال بنایا گیا؟ حماقت کی باتوں سے گریز کرو، میں جھلا گیا۔ اگر تم نے اپنا ریوالور دشمن قسمت بڑھانے میں اتنی جلدی نہ کی ہوتی تو شاید ہم اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی پر اختیار ہے اور جان بچانے کا حق بھی حاصل ہے، دانش نے الجھتے ہوئے جواب دیا۔ زندگی کی ایک مہین سی امید جو اس وقت ہمیں سہارا دے رہی ہے، شاید ریوالور کے استعمال کے بعد اس وقت ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ تم شاید اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہو، میں تلملا کر بولا۔ دانش کے ہونٹوں پر ایک عجیب سا تبسم ابھر آیا۔ شاید وہ اپنی مسکراہٹ سے مجھے اس بات کا احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ جو جملہ میں نے اس کے لیے استعمال کیا وہ میرے لیے زیادہ حسب حال تھا، اور میں نے دانش کی جانب سے نظریں پھیر لیں۔ بوشن کی گرفتاری کے بعد مجھے جو سکون ملا تھا وہ زیادہ پائیدار ثابت نہیں ہو سکا، اور میں نے میلے کچلے نوجوان کی سمت دیکھا جو اب اپنے جسم کو عجیب انداز میں سمیٹے ننگے فرش پر آرام سے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ غالباً وہ اس قسم کی زندگی کا عادی ہو چکا تھا۔ حالات نے اسے وقت کے ساتھ مفاہمت کرنے کا سلیقہ سکھا دیا، اور میرا دل چاہا کہ اسے قریب ہی جا کر اس کا حال احوال دریافت کروں، اس سے پوچھوں کہ کس جرم کی پاداش میں اسے قید تنہائی کی اذیت ناک سزا دی جا رہی ہے، اور میں نے ارادے کی تکمیل کی خاطر اس کی جانب قدم اٹھایا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں ٹھٹک کر رک سا گیا۔ میرے اور اس نوجوان کے درمیان کالکا کی پر اسرار شخصیت ایک حسین روپ میں سامنے آ گئی، اور میں نے اس سے قبل کالکا کو اتنے حسین روپ اور ہیجان انگیز لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر زندگی کی بھرپور مسکراہٹ پھیل رہی تھی، اور آنکھوں میں مستی کے ساغر ٹکرا رہے تھے۔ میں نے اسے گونگتے ہوئے خشک آواز میں مخاطب کیا، کیا تم اپنی کالکا رانی کو اس حال میں دیکھ کر خوش نہیں ہوئے؟ وہ ایک توبہ شکن انگڑائی لے کر بولی۔ حیرت ہے کالکا رانی، میں زہر خان سے بولا، تم نے مجھے بوشن کا دشمن سمجھ کر اس کے آدمیوں کے ذریعے اغوا کرایا، اور اب اسی دشمن کو دعوت نظارہ بھی دے رہی ہو، تمہیں کیا سمجھو؟ حیرت ہے، وہ مجھے بڑے پیار بھرے انداز میں گھورتے ہوئے بولی، تم اس دھرتی پر سانس لے رہے ہو لیکن یہاں کے دستور سے واقف نہیں۔ کیا مطلب؟ اس دھرتی پر ہر منش کے دو روپ ہوتے ہیں، ایک وہ جو دن کے اجیارے میں نظر آتا ہے، اور دوسرا وہ جو اندھیروں میں دکھائی دیتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ منش کا اصلی روپ وہی ہوتا ہے جو اندھیرے میں سامنے آتا ہے، لیکن ہم روشنی کے باوجود اسے نہیں پہچان سکتے۔ اس وقت کیا تم مجھ سے انسان کے مختلف روپ کے بارے میں اپنا فلسفہ بکھیرنے کی خاطر آئی ہو؟ غصہ مت کرو میرے من مندر کے دیوتا، اس کی آنکھوں کا نشہ اور گہرا ہو گیا۔ تیز اور چالاک وہی ہوتا ہے جو سمے کی خرگوشیوں، خوشیوں اور رنگینیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، اور مجھے غور سے دیکھو۔ کیا میں تمہیں اندر کے اکھاڑے کی اپسرا سے کم نظر آتی ہوں جس کے بارے میں تم نے آج تک صرف کتابوں اور قصے کہانیوں میں دیکھا اور سنا ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ تم مجھے اپنے سندر شریر سے لبھا کر کسی مصیبت میں گرفتار کرنے کا خواب دیکھ رہی ہو۔ کالکا کے لیے دو رخی چال چلنے کے بارے میں مت سوچو شہباز خان، وہ یکلک سنجیدہ ہو گئی۔ میں کون ہوں اور کیا کچھ کر سکتی ہوں، اس کا تماشا تم اپنی آنکھوں سے روپ نگر سے آج تک دیکھتے رہے ہو۔ کیا جمنا اور شنکر یاد ہیں تمہیں یا بالکل ہی بھول گئے؟ مجھے یہاں لانے کا سبب کیا ہے؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے روکھے لہجے میں سوال کیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا بھولے ناتھ کہ بوشن کا دھیان من میں اس سمے تک مت لاؤ جب تک اس کے ستارے گردش میں نہیں آ جاتے، پر تم نے اپنی کالکا کا کہا ٹھکرا دیا، اور میرے لیے تمہارا ہر روپ ناقابل فہم ہے۔ میں نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے یہاں لانے کے بعد
भूषण की विपदा खत्म हो जाएगी। अपने ज़हन पर क्यों बोझ डाल रहे हो? वो दोबारा मैंने खेद अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। भूषण के लिए मुझे क्या करना है ये सोचना मेरा काम है। तुम केवल इतना सोचो कि अब हमारे दरमियान की सारी दीवारें गिर चुकी हैं। अब तुम अपनी कालका रानी को छू कर देख सकते हो और उसके सुंदर शरीर से इसी तरह खेल सकते हो जैसे माँ रुख के साथ खेलते हो। इन फासलों को खत्म कर दो मेरे प्राणनाथ। कालका कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारे स्वागत करने को तन मन धन से तैयार है। और मुझे अफसोस है कालका रानी, मैंने हकारत से जवाब दिया। तुम मुझे पाप के जिस दलदल में घसीटना चाहती हो उसमें तुम्हें कामयाबी नहीं होगी। कालका की महान शक्ति को ललकारने की कोशिश कर रहे हो या ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मारो के साथ जो खेल खेल चुके हो वो पाप नहीं बल्कि पुण्य था। वो महज एक मजबूरी थी। अब तुम्हें मेरे कारण भी मजबूर हो जाना चाहिए। उसके लहजे में तंज था और वो अंधेरे छट चुके हैं जो तुम्हारी सहायता कर रहे थे। अब कालका तुम्हें अपनी उंगलियों के इशारे पर भी नचा सकती है, लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है कि प्रेम रोग में जबरदस्ती की छीना झपटी अच्छी नहीं होती। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है, मैंने ठोस आवाज में जवाब दिया। तुम चाहो तो अपनी मनमानी करके ये भी देख लो, मगर सोच लो कहीं तुम्हें निराश होना पड़े। और वो कालका को वो फातहाना अंदाज में कहका लगाकर बोली। रस्सी जल गई पर बाल अभी तक नहीं गया। अभी तक ऊंचे सुरों में बोल रहे हो। बुरी बात है शहबाज खान, अपने ऊपर घमंड करो कि कालका की शक्ति तुम पर मेहरबान है। आओ मुझे अपनी बाहों में समेट लो। और आखिरी जुमला अदा करते हुए उसकी निगाहों में मस्ती के सागर फिर टकराने लगे। मैं मर सकता हूं कालका देवी, लेकिन तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तुम मेरी नरमी से फायदा उठा रहे हो। अंजाम अपना। मौत जिंदगी के तवील रास्ते की आखिरी हद है और रूह का रिश्ता किसी वक्त भी टूट सकता है। तुम अपनी कोशिश आजमा कर देख लो। शहबाज खान, कालका ने पलक झपकने में अपनी हैबत तारी कर ली और अब वो काली के रूप में बड़ी होलनाक नजर आ रही थी और मुझे हकारत से घूरते हुए गजबनाक लहजे में बोली। अब तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आगे बढ़ो और किसी पालतू कुत्ते की तरह कालका के चरणों को अपनी जुबान से चाटो। और मैं कोई प्रेम पुजारी किस्म का देवता नहीं हूं। उसकी आंखों में आंखें डालकर तलखी से कहा, जो हो वो नामुमकिन है। नामुमकिन? और कालका के लिए? उसने अपनी जुबान होंठों पर लिपलिपाते हुए जवाब दिया और फिर उसकी आंखों से आग के शोले लपकने लगे। उसके होंठ मुतहरक हो गए। उसकी निगाहों में कहर ही कहर था और मुझे अपने कदमों में झुकाने की खातिर वो किसी मंत्र का जाप शुरू कर चुकी थी और मैंने उसकी निगाहों के सहर से बचना चाहा, लेकिन शायद उसने मुझे अमले तनवीन की कैफियतों से दो चार कर दिया और ना चाहने के बावजूद मेरे कदम उसकी जनमशीनी अंदाज में उठने लगे। कालका के होंठों की हरकत और तेज हो गई और मैं किसी मामूल की तरह उसकी सिमत बढ़ रहा था और फिर अचानक एक शोला बड़ी तेजी से मेरे और कालका के दरमियान जमीन से कड़क कर छत की तरफ जाकर गायब हो गया। कालका के होठों की जुम्बश अचानक थम गई। उसकी निगाहों में अब हल्का हल्का खौफ नजर आने लगा और वो चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगी, लेकिन फिर वो दूसरा शोला उभरा तो कालका अचानक मेरी निगाहों से उज्जल हो गई। जो कुछ हो रहा था वो पढ़ने वालों के तिलस्मे होश रबा का कोई पुर इसरार बाब हो सकता है, लेकिन मैं जीती जाती आंखों से उस हकीकत को देख रहा था। कालका ने एक बार पहले भी मुझे किसी शोले का हवाला दिया था और जिसने उसे मारूफ के जिस्म में दाखिल होने से रोक दिया और अब फिर वही शोला मेरे लिए निजात का जरिया बन गया। अभी मैं हैरत में मुब्तला था कि दानिश की आवाज मेरे कानों में गूंजी। बास, क्या आप जागते में कोई ख्वाब देख रहे हैं? दानिश के जुमले ने मुझे चौंका दिया और मुझे मालूम था कि ना तो उसने कालका को देखा होगा और ना ही हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी होगी। अलबत्ता मेरी तवील खामोशी ने उसे जरूर हैरत ज़दा कर दिया होगा और मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं यहाँ से बचकर निकल जाने के लिए किसी मुमकिन तरीके के बारे में गौर कर रहा हूँ और मेरा मशवरा है कि अब हमें खुद को हालात के धारे पर छोड़ देना चाहिए, वरना शायद जहनी खलफशार में मुब्तला होकर हमारी कैफियत भी उस दीवाने नौजवान जैसी हो सकती है जो ना जाने कब से कैश्ड है।
दानिश के जुमले को सुनकर मैंने नौजवान की तरफ देखा। वो बेदार हो चुका था और घूम घूम कर पागलों की तरह चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था और फिर उसकी नजरें हमारे चेहरों पर मंडलाने लगी और देखने का अंदाज भी उसके दीवानेपन का सबूत दे रहा था। कौन हो तुम? मैंने उसे बड़ी नरमी से मुखातब किया। मैं कौन हूँ? उसने हैरत से मेरे अल्फाज दोहराए और फिर इस तरह घूमने लगा जैसे वो अपनी असलियत के बारे में कोई अहम सबूत तलाश कर रहा हो। इस कैदे तन्हाई का जहर कब से पी रहे हो? दानिश ने उससे बड़ी अपनाइयत से सवाल किया। मैं जहर नहीं पीता, वो संजीदगी से बोला। बस मुझे उसका मजा कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मैंने उसके करीब जाकर हमदर्दी का इजहार किया। मुझे अपना घर अच्छा लगता था, उसने हसरत भरी आवाज में कहा। लेकिन मेरे बाप ने मुझे कान पकड़कर घर से निकाल दिया और जब से मैं इसी तरह दर बदर की, वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, आख छानता फिर रहा हूँ और जहाँ वीरानी और तन्हाई मुयस्सर आती है वहीं पड़ा रहता हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वो ठंडी सांस लेते हुए बोला। लेकिन तुम मेरे बाप को नहीं जानते। वो बहुत ईमानदार, शरीफ और जिद्दी वाक़या हुआ है और मुझे दोबारा घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देगा। तुम्हें घर से निकालने की वजह क्या थी? दानिश ने उसकी गुफ्तगू में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। वो जालिम मुझे अपनी तरह सीधा साधा, नेक और बुज़दिल बनाना चाहता था। ये तो कोई बुरी बात नहीं, मैंने उसे समझाने की कोशिश की। दुनिया के तमाम माँ बाप अपने बच्चों को सीधे रास्ते पर चलाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। मैं सब जानता हूँ, वो बड़े मैनेखेज अंदाज में बोला। खुद जवानी में उनके कदम डगमगाते रहते हैं और हर गुनाह की लज्जत का मजा चखते हैं। जुबान पर राम राम और बगल में छुरी वाली मसाल है, अंदर से कुछ ऊपर से कुछ। और जब खून का जोश सर्द पड़ने लगता है तो वो बच्चों को नसीहत करने बैठ जाते हैं। मैंने 7वीं जमात में फारसी की किताब में पढ़ा था कि खुद राफजियत देगना रा नसीहत। ये तो जहांगीर का इंसाफ नहीं हुआ। पढ़े लिखे मालूम होते हो, मैंने उसे गौर से देखा। कभी शौक था लेकिन अब दिल नहीं लगता। तुम्हारा नाम क्या है? दानिश ने उसकी अच्छाई के बुराई के फलसफे और मसालों से लुत्फ अंदोज होते हुए पूछा। उस्मान गनी, उसने थिएटर के मस्करों की तरह कोरंश बजा लाते हुए जवाब दिया। मैं उस्मान तो नहीं बन सका, अलबत्ता गनी जरूर हूँ। इस वीराने में किलोला करने की क्या सूझी आपको? दानिश ने दरबारी लहजा इख्तियार किया। और मेरा नाकस ख्याल है कि ये जगह हजूर के शयाने शान नहीं है। तुम्हारा ख्याल चौंका नाकस है, इसलिए मैं उस पर गौर करके अपना वक़्त नहीं बर्बाद करूंगा, वो शाने बेनियादी से बोला। अपने उस मुक्त सिर लिबास और हुलिये के बारे में क्या ख्याल है जनाब का? दानिश ने उसे सरतापा घूरते हुए पूछा। मैं फकीरी में अमीरी करने का कायल हूँ, शायद इसीलिए मोहतरम को यहाँ कैदो बंद की सऊबतें झेलनी पड़ रही हैं। समझा? उसने अजीब अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया। गोया तुम दोनों को यहाँ किस जुर्म की पादाश में बंद किया गया? हम इस वक्त जिस नीम शिकस्ता और वीरान हवेली में कयाम पजीर हैं, वो क्या आप ही की मलकियत है? मैं बहुत गौर से नौजवान की बातें सुन रहा था और ज़ाहरी एतबार से वो कोई दीवाना या पागल नजर आ रहा था, लेकिन उसकी बातें, गुफ्तगू का अंदाज और उसके चेहरे का सुकून मेरे ख्यालात की नफी कर रहा था। लेकिन एक बात जो मेरे लिए परेशान कुन थी, वो वहाँ उसकी मौजूदगी थी जहाँ कालका के इशारे पर बोशन के आदमियों ने हमें महसूर कर दिया था। कालका की आमद के वक़्त वो बड़ी पुरसकून नींद में डूबा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिर 2 शोले लपकने के बाद वो बौखलाकर उठ खड़ा हुआ। अगर वो होशमंद था तो फिर उसे वहां क्यों कैद किया गया? क्या वो भी बोशन के मुखालफिन में से कोई था या फिर बोशन का कोई अपना कारिंदा जो किसी हुक्म की अदूली के जुर्म में कैद तन्हाई की अज़ियतों से 2-4 कर दिया गया? उसकी फलसफियाना बातें क्या महज उसके जहनी फतूर का नतीजा थी या हकीकतन वो दीवानगी के आलम में बहकी बहकी बातें कर रहा था? और वो 2 शोले किसकी ताकत का करिश्मा थे जिन्होंने कालका को खौफजदा करके राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया? क्या खुदा के उस बरगजीदा कंबल पोश बुजुर्ग ने नाराज होकर अपनी करामाती संदरी अंगूठी वापस ले लेने के बाद भी अपना हाथ मुकम्मल तौर पर मेरे सर से नहीं उठाया था? या फिर वो लेडी मकरानस की पुरअसरार शख्सियत और उसके ब्लैक मैजिक का करिश्मा था जो कालका की तागूती कुव्वतों से मुझे महफूज किए हुए था? और मेरे जहन में बहुत सारे मुमकिन पहलू और सवालात गूंज रहे थे।
پھر یکلخت مجھے حسنہ کا خیال آیا، وہ مجھ سے 2 روز کی رخصت لے کر کیوں گئی، اور وارسی کے بیان کے مطابق وہ اس روز دفتر میں بھی نہیں دیکھی گئی جس روز میری اور اس کی آخری ملاقات ہوئی، اور میرے گارڈ نے بھی وارسی سے حسنہ کے بارے میں یہی کہا تھا کہ وہ اسے نظر نہیں آئی تھی۔ یہ تمام باتیں اور حسنہ کی حیرت انگیز معلومات جو اس نے وقتاً فوقتاً مجھے فراہم کی تھی، اس بات کی دلیل تھی کہ وہ بھی کسی نادیدہ قوت کا جیتا جاگتا ثبوت تھی، لیکن وہ کون تھی؟ میں ذہنی جمناسٹک میں مبتلا تھا، لیکن میری نظریں اس نوجوان پر مرکوز تھیں جو دانش کے آخری سوال پر حیرت سے آنکھیں پھاڑے عجیب انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس قدر حیرت سے اس خادم کو عقابی نظروں سے کیوں گھور رہے ہو؟ ویران حویلی، دانش نے اس کے دیکھ کر اس کی خاطر کہا۔ تم میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہو، نوجوان نے اپنی جار جھنکار والی داڑھی کو کھجاتے ہوئے جواب دیا، اور تم میری نگاہوں کے سامنے کھڑے ہو اور پھر بیٹھنے کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ کہ تمہیں ہماری چشم پر بینائی پر شک ہے؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ دانش نے اس کا مذاق اڑانے کی خاطر بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ نہیں، ہم اتنی بڑی گستاخی کرنے کے بعد تمہاری درخواست کو چیڑ پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے بعد حکم صادر فرماتے ہیں کہ تم آبلا پائی کی شرح کی گردان کرتے ہوئے افریقہ کے لیے روانہ ہو جاؤ، جہاں کے جنگلات میں تمہیں سیاہ رنگ کا قد آور شتر مرغ تلاش کرنا ہوگا تاکہ تم اسے لے کر ہمیشہ کے لیے عالم بالا کی طرف کوچ کر جاؤ۔ ابھی میں نوجوان ہوں، اس لیے کوئی پابندی، کوئی بندش بھی مجھے منظور نہیں، اور ہم دنیا کی رنگینیوں کو قریب سے دیکھنے کی خاطر اس حلیے کو پہنچے ہیں۔ اس باغ کی عالم کی حسین اور شگفتہ کلیوں کو چھٹکانے کا منصوبہ ہمارے منشور میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہم باغ زندگانی میں چہل قدمی کریں گے اور خوشہ چینی سے شغل کریں گے، اور جب تک خون کی گردش جاری ہے ہم قدرت کے تراشیدہ حسین اور خوبصورت چلتے پھرتے شاہکاروں سے اپنے خلوت میں جلوت کا رنگ کھولتے ہوئے دیکھتے رہیں گے۔ اور پھر نوجوان نے سرد آہ بھر کر کہا، جب بیری سے ہماری کمر میں خم آ جائے گا تو ہم بھی ہمہ وقت خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر توبہ کے دروازے پر دستک دیتے رہیں گے۔ چہرے کو پر نور بنانے کی خاطر بڑی مکتا چمتا داڑھی رکھ کر صلاح نشین ہو جائیں گے تاکہ نیکی کے فرشتے ہمارے ماضی میں جھانک نہ سکیں۔ چغدہ کے مطلب سمجھتے ہو آپ؟ دانش نے اسے اس بار سنجیدگی سے کہا۔ کیا تم ہمیں کندہ ناتراش سمجھ رہے ہو؟ بے ادب، گستاخ! وہ چراغ پا ہو گیا۔ کون نہیں جانتا کہ چیز سے مراد چمرزار رہتی ہے اور غین سے مراد غسل آفتابی بنتا ہے، اور کسی غسل آفتابی سے جس میں جسم پر برائے نام لنگوٹی ہوتی ہے اسے دعوت عام یا پھر دعوت نظارہ دی جاتی ہے۔ خوب، بہت خوب! دانش نے داد دی۔ کیا خوبصورت اور حسب حال تختی بیان کی ہے جناب نے لطف آ گیا، اور جواب میں نوجوان نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے ایک طویل انگڑائی لی، اور پھر اس طرح دیدے نچا نچا کر ہمیں دیکھنے لگا جیسے اپنے قریب ہماری موجودگی سے قطعی طور پر لا علم رہا ہو۔ تم کون ہو تم دونوں؟ اس نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں سوال کیا۔ ہم کوہ کاف سے تمہاری زیارت کے لیے آئے ہیں، میں نے اس بار جھلا کر جواب دیا تو وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہو گیا، اور پھر تھوڑے توقف کے بعد خوف زدہ آواز میں بولا کہ آپ دونوں کو ہماری یہاں موجودگی ناگوار گزری ہے۔ تم نے پہلی بار ایک عقل مندی کی بات کہی ہے، لیکن وہ بھی بے سود۔ دانش بولا، ہم اس وقت دشمن کی قید میں ہیں، اور جہاں ہمیں مجبوراً تمہیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ قید؟ اس نے تعجب سے باری باری ہم دونوں کو گھورا اور پھر تنگ کر بولا، تم ہوگے قیدی؟ میں تو یہاں 2 گھڑی کمر سیدھی کرنے کی غرض سے آیا تھا، تم کہو تو واپس چلا جاؤں؟ برائے مہربانی ہوگی جناب کی، دانش نے جھلا کر کہا، اور متکفل دروازے میں 2-4 جھری ہوا کے لیے موجود ہے، آپ اس کے درمیان سے ہو کر بآسانی یہاں سے نکل جائیں گے۔ اوہ! اس نے سر کے الجھے ہوئے بالوں کو نوچتے ہوئے جواب دیا، اور حیرت ہے کہ یہاں سے باہر نکلنے کا اتنا آسان طریقہ اب تک میری سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ شاید اس لیے کہ دیر آئے درست آئے والی مسئلہ ہوگی۔ اپنی قابلیت بگاڑنے میں وقت ضائع نہ کرے، ورنہ کہیں ان جھریوں میں بھی روئی ٹھونس دی گئی
तो फिर आपके फरार होने के तमाम रास्ते मसदूद हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस मशवरे का, लेकिन मेरे जाने के बाद आप हजरात क्या करेंगे? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। किसी चूहे का बिल तलाश करेंगे। दानिश अब सचमुच बुरी तरह पीछे ताप खा रहा था। मुनासिब ख्याल है। अच्छा, खुदा हाफिज। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। उसने सलाम किया और फिर हम पर अलविदाई नजर डालकर आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकफल दरवाजे की जानब कदम उठाने लगा। इस बात में कोई कलाम बाकी नहीं रह गया था कि वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा है और कैद की सऊबतों ने शायद उसको खुद अपनी शिनाख्त से भी महरूम कर दिया था। मुतकफल दरवाजे के करीब जाकर उसने मुतअद्दिद बार झुड़ियों के जरिए बाहर निकलने की नाकाम कोशिश की और हमें उसकी जहनी कैफियत पर रहम आने लगा। लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उसने अभी इंगिश्ते बंदा होने पर हमें भी मजबूर कर दिया। झुड़ियों से गुजरने की नाकामी के बाद वो एक लम्हे तक खामोशी से खड़ा लोहे के मजबूत दरवाजे को देखता रहा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर उस आहनी दरवाजे को किसी हल्के फुल्के खिलौने की तरह उठाकर एक तरफ दीवार के साथ खड़ा किया और सर झुकाए हुए बाहर निकल गया। मैं और दानिश एक दूसरे को फटी फटी निगाहों से घूरने लगे। जो कुछ हमारी नजरों ने देखा था वो नाकाबिल यकीन ही था। पागल और दीवाना नजर आने वाला नौजवान हमारे लिए हैरत अंगेज ही साबित हुआ। जिस अंदाज में उसने लोहे के वजनी दरवाजे को चौखट से अलहदा करके दीवार के सहारे खड़ा कर दिया, वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। हम कुछ देर से उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब खुद तस्वीर हैरत बन गए। शायद हमने कोई ख्वाब देखा था जिसे खौफजदा होकर जाग उठे, लेकिन वो हमारा वहम नहीं, एक जिंदा हकीकत थी जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता था। मुझे कालका की आमद और फिर शोलों के लपकते ही उसका गायब हो जाना याद आने लगा। यकीनन वो नौजवान वह कैदी की हैसियत से नहीं रखा गया था और कालका ने उस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी थी। शायद वो इस तहखाने में उसकी मौजूदगी से भी कतई तौर पर ला इलम थी और वो मेरे सामने एक हसीन सहरा के रूप में आई थी। उसने मुझे दावतें गुनाह दी और मेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद उसके कदम रपट जाते, लेकिन संदरी अंगूठी के अचानक गायब हो जाने के सबब में मुहतात हो गया और मुझे अंदाजा हो गया था कि कंबल पोश बुजुर्ग की नाराजगी की वजह क्या थी। उसी खौफ से मैंने कालका के उस हसीन रौब को अपनी बाहों में समेटने की कोशिश नहीं की और मेरे इनकार पर उसकी तागूती कुव्वतों को जलाल आ गया और फिर उसने काली का रूप धार कर हुक्म दिया कि मैं किसी पालतू कुत्ते की तरह उसके कदम चाटूं और मुझे अपने हुक्म पर आमादा करने के लिए जो जंतर मंतर पड़ रही थी और मेरे जहन को मफलूज कर रहा था और मैं ना चाहने के बावजूद मामूल की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था और कालका के गलीद फातहाना मुस्कुराहट खेल रही थी। लेकिन कबल इसके कि वो मुझे अपने कदमों में झुकाने में कामयाब होती, आग के शोले नमूदार हुए और जिन्होंने कालका के जंतर मंतर में खलल डाल दिया था और फिर वो खौफजदा होकर मेरी निगाहों से उज्जल हो गई। मैं उस नौजवान के बारे में गौर करने लगा और अब मुझे कामल यकीन हो गया कि वो कालका के मुकाबले में कहीं ज्यादा कामत और ताकतवर था। यकीनन ये वही ताकत थी जिसने बोशन के दफ्तर में मुझे बेइज्जत होने से महफूज रखा और उसी ने मलीहा को नदीम के महफूज हाथों तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया और वही इन लपकने वाले शोलों का एक अक्स मेरे और कालका के दरमियान किसी आहनी चट्टान की मान डाले हुए थे। और एक मौका पर उसने मुझसे कहा भी था कि जब कालका की नापाक कुव्वतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और उसने मुझे पेशकश की थी कि अगर मैं चाहूं तो वो मारूफ को सुलेमान शाह की जगह देकर सुलेमान शाह को कोड़ियों के अस्पताल में भी दाखिल करा सकता है। वो कौन था और अचानक मेरी मदद की खातिर किसी छल्लावे की तरह दरमियान में क्यों आ गया था? उसका मकसद क्या था? क्या चाहता था वो? और कहीं वो भी कालका की कोई दोगली चाल तो नहीं जो मुझे एक नई ताकत दिखाकर तस्कीर करने की ख्वाहिशमंद थी। सर, दानिश की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। जो कुछ हम देख रहे हैं कहीं वो ख्वाब तो नहीं? हो भी सकता है, लेकिन हमें बहरहाल वक़्त से फ़ायदा उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। और मैं खुले हुए दरवाजे की सिमत लपका और दानिश ने भी मेरी पैरवी की और लोहे के दरवाजे से बाहर निकलते ही हम दोबारा ठटक कर रुक गए। जिस उधेड़ उम्र वाले शख्स ने हमें अगवा किया था वो चारों शाने चित पड़ा था। उसकी आंखें मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन अपने हलकों से बाहर उबल पड़ी थीं और किसी ने नाकाबिल यकीन कुव्वत ही से उसे गला घूंट कर
जिंदगी की सरहदों को पार करा दिया था। करीब उसके खुद कार राइफल पड़ी थी और जिसे साजिद ने लपक कर उठा लिया और फिर उसका मुआयना करते हुए बोला, इसकी मैगजीन भरी हुई है जनाब, ये आड़े वक्त में हमारे बहुत काम आ सकती है और हो सकता है ऊपर हमारे लिए कोई खतरा मौजूद हो, उस हथियार से हम अपना दिफा कर सकते हैं शायद, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। और सीढ़ियां अबूर करते हुए तय खाने के ऊपर वाले हिस्से में हम आ गए तो वहां भी 3 मसला अफराद जो चेहरे हिस्से खूनी और कातल नजर आ रहे थे जमीन पर बेसुध पड़े दिखाई दिए। उनकी कैफियत भी उधेड़ उड़ने वाले से मुख्तलिफ नहीं थी और करीब ही उनका आलसी असला भी मौजूद था। मेरा ख्याल है कि अब ये राइफल यहीं फेंक दो। मैंने दानिश को मुखातब किया, इसके दस्ते पर हमारी उंगलियों के निशानात हमारे लिए मुसीबत का सबब भी बन सकते हैं। दानिश ने मेरे कहने पर जेब से रुमाल निकालकर राइफल से अपनी उंगलियों की तमाम मुमकिन निशानात साफ किए और फिर उस तीनों मुर्दा अशखास के करीब ही फर्श पर फेंक दिया। हम इस वीरान इमारत से बाहर निकले तो एक बार फिर हमें हैरत का शिकार होना पड़ा। हमें जिस ट्रक के जरिए अगवा किया गया था उसके बराबर मेरी कार भी मौजूद थी और मेरा ख्याल है कि दुश्मन उसे भी हमारे साथ ही यहाँ तक लाए होंगे। और दानिश ने अपनी राय का इजहार किया, आम शाहराह पर इसका पाया जाना हमारी दुश्मनों के खिलाफ पुलिस को खतरे का अलार्म भी दे सकता है। हो सकता है, मैंने दबी दबी जुबान में कहा और फिर गाड़ी की पिछली नशस्त पर बैठ गया। साजिद ने स्टीयरिंग संभाल लिया और वापसी में कुछ देर हमारे दरमियान खामोशी ही रही। शायद मेरी तरह साजिद भी उसी पुरइसरार नौजवान के बारे में सोच रहा था जो हमारे लिए एक अजूबा ही साबित हुआ। किस ख्याल में गुम हो? मैंने खुद को बहलाने की खातर साजिद से पूछा। उसी नौजवान के बारे में सोच रहा था, साजिद ने जवाब दिया। वो बज़ाहिर इंसान के रूप में जरूर था लेकिन साजिद ने अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो मैंने तेजी से पहलू बदल कर कहा, तुम चुप क्यों हो गए? हो सकता है कि मेरा शुबा गलत हो लेकिन वो नौजवान मुझे जिन्नातों के किसी कबीले का मालूम होता है। जिन्नात? मैंने हैरत का इज़हार किया और फिर मेरे जहन में वह नेक दिल जिन उभर आया जिसने कंबल पोश बुजुर्ग की हदायत पर कई मौक़ों पर सामने आए बगैर मेरी मदद की थी, लेकिन मैं उनकी ज़ात से 4 इंसानों की हैरत अंगेज मौत को मुंसलिक नहीं कर सकता था। तय खाने में भी मेरे बुलाने पर उनकी नादीदा शख्सियत ने मुझे ये बावर कराने की कोशिश की थी कि मेरी बेराह रवी के सबब ही संदली अंगूठी मुझसे वापस ले ली गई और मैं उस नेक दिल जिन से मदद की दरख्वास्त की थी, लेकिन उसने बड़ी साफ गोई से यही जवाब दिया कि अपने पीरो मुर्शिद की इजाज़त के बगैर वो मेरे किसी काम नहीं आ सकता। ऐसी सूरत उस नेक दिल से 4 आदमियों की इबरतनाक मौत को ताबीर नहीं किया जा सकता। और फिर मेरे ज़हन में उस नौजवान से की हुई गुफ्तगू के एक एक अल्फाज गूंजने लगे, लेकिन पेश आने वाले मुहय्यन अकूल वाक़यात और हालात की वजह से उस नौजवान के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं कर सका। अलबत्ता ये हकीकत अपनी जगह मुसल्लम थी कि उसकी अचानक आमद ने मेरे जहन को बुरी तरह उलझा दिया। जिस ताकत का मुजाहरा उस नौजवान ने किया था वो किसी इंसान के बस की बात नहीं हो सकती। और साजिद ने दोबारा अपने शक पर जोर देते हुए कहा, वो अगर जिन्नात के कबीले का होता तो हवा बनकर भी दरवाजे के उस पार जा सकता था। दरवाजा उखाड़ने की क्या जरूरत थी? हो सकता है कि वह हम पर अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहता हो। बहरहाल वो जो कोई भी था बेपनाह और नाकाबिल यकीन कुव्वत का मालिक था। अब कहाँ चलने का इरादा है? साजिद ने कुछ देर की खामोशी के बाद दरियाफ्त किया। कसीनो, मैंने कुछ सोच कर कहा। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि नदीम को ताज़ा हालात से बाखबर कर दूँ। बेहतर है, साजिद ने जवाब दिया और फिर तवक्कुफ से बोला, मास्टर हैरत अंगेज सलाहियतों का मालिक है लेकिन वो भी हमारे किसी काम ना आ सका। हो सकता है कि वो भी किसी पुरइसरार कुव्वत की वजह से हमारा सुराग हो बैठा हो। साजिद ने कोई जवाब नहीं दिया। हम कसीनो पहुंचे तो नदीम बड़ी असराबी कैफियत में अपने आफस में टहल रहा था और मुझे देखकर उसने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, कहाँ गुम हो गए थे तुम दोनों? क्यों, क्या मास्टर की ने तुम्हें हमारे बारे में कोई इतला नहीं दी? यही तो परेशानी का सबब है, नदीम बोला। मास्टर की उन लोगों में से नहीं जो आसानी से धोखा खा जाते हैं। तुम बजाते खुद उसकी सलाहियतों का मुजाहरा देख चुके हो। तुम्हारी निगरानी करते वक्त भी वो पूरी तरह मोहताज था। उसने तुम्हें और साजिद को ट्रक में बैठते देख लिया था और उसके साथ ही वो और उसके जानसार साथी भी हरकत में आ गए।
वो किसी वीरान सड़क पर एक्शन के बारे में गौर कर रहा था कि तुमने ट्रक की पुश्त के पर्दे को हटाकर उसे इशारे से वापस जाने को कहा। मास्टर की का कहना है कि वो तुम्हारे इशारे को कोई खास मसलहत समझकर वापस उस मकाम पर आया जहां तुम्हारी गाड़ी पार्क थी, लेकिन वापसी पर उसने तुम्हारी गाड़ी भी वहां नहीं देखी, जिसके बाद उसने मुझे फौरी तौर पर इतला दी। हैरत अंगेज मैंने ताज्जुब का इजहार किया। क्या तुम यकीन करोगे कि मैंने मास्टर की को सिरे से देखा ही नहीं? इशारा करना तो बात की बात है, फिर वो कौन था? मेरा हमजाद ही हो सकता है, मैंने शाने उचकाते हुए जवाब दिया। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? कि अब तुम्हारे इतने बड़े कसीनों में भी किसी मशरूब की किल्लत पैदा हो गई है। नदीम ने मेरा इशारा समझकर ठंडा मशरूब तलब किया। उससे हलक उस वक्त खुश्क हो रहा था और मैंने अपनी प्यास बुझाने के बाद तफसील बताना शुरू की। नदीम मेरी बात को बगौर सुनता रहा और फिर बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है वो नौजवान कौन हो सकता है? फिलहाल मैं यही कह सकता हूँ कि वो जो भी था हमारा अपना था, ना होता तो शायद इस वक्त हम यहाँ ना होते। और कहीं तुम्हारी कालका देवी तो तुम्हें किसी नई रूप में फरेब देने नहीं दे रही? मैं इस ख्याल से मुतफिक नहीं हूँ। कालका पुर इसरार जिन हकीम हैरत अंगेज कुव्वतों की मालिक है और उसे बिला वजह ढोंग चाने की जरूरत भी क्या है? फिर मुझे साजिद का ख्याल ज्यादा करीब तर महसूस होता है और मैं भी उन्हीं खातूत पर गौर कर रहा था और मैं उसके लहजे में कहा और फिर मलिहा से फोन पर होने वाली तफसील बताते हुए कहा, एक ही फोन पर एक ही वक्त में मर्द और औरत के कोई मुश्किल नहीं है। नदीम ने जवाब दिया। आज स्टेज पर छोटे मोटे मस्करे भी इस किस्म के कामयाब वार करते हैं। क्या मलिहा यहाँ नहीं पहुंची? मैंने तेजी से सवाल किया। वो पहुंच चुकी है, अभी तक महफूज है। महफूज है? मैंने नदीम को संजीदगी से घूरा। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब तुम उसे देखने के बाद खुद ही बेहतर तौर पर कह सकते हो। नदीम ने इस बार मैंने खेद अंदाज में मुस्कुराकर कहा और उसके जुमले का मफहूम मैं समझ गया। मारो की कोठी पर एक उसने भी उसके बस एक झलक देखी थी। नदीम मुझे तय खाने के एक ऐसे कमरे में ले गया जो किसी ख्वाबगाह की मानद पूरी तरह आरास्ता था। वहां हर किस्म का सादो सामान मौजूद था और मलिहा ड्रेसिंग रूम के करीब एक रॉकिंग चेयर पर बैठी अपने किसी ख्याल में मुस्तगरक थी। हमारी आहट पाकर चौंक कर उसने बारी बारी हमारी तरफ परेशान नजरों से घूरना शुरू कर दिया। वो यकीनन किसी मरमर के तराशीदा बुत की तरह अपनी मसाल आप थी, जिसमें रूह फूंक कर गोश्त पोस्ट की शक्ल में तब्दील कर दिया गया था। उसके बदन के नशीबो फराद, चेहरे के दिलकश और सहमे सहमे तासरात भी उसके हुस्न की सहर अंगेजियों में कोई कमी वाक़या नहीं कर सके थे और उसकी बादामी गुलाफी आंखों में ऐसी कशिश थी जो किसी को अमले तनवीम के जरिए अपना मामूल बना सकती थी, जिनसे मुखालफत के लिए उसके अंदर बेपनाह मकनातीसी कुव्वतें पोशीदा थी। और मुझे हैरत थी कि मारो को जब इस बात का अंदाजा था कि सुलेमान शाह किस कमाश का आदमी है, तो उसने मलिहा को उसके साथ एक ही छत के नीचे रखने की हमाकत किस लिए की? क्या इसमें भी कोई खास मसला थी या फिर वह सुलेमान के सब्र का इम्तहान लेना चाहती थी? मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मलिहा को करीब से नजर भरकर देखने के बाद उसके हुस्न के जादू का शिकार हो गया था और पूरी तरह उसके वजूद के सहर में डूब गया। लेकिन फिर उसकी मुतरन्नम मगर तीखी आवाज कमरे में गूंजी तो मैं इस तरह चौंका जैसे कोई हसीन ख्वाब देखते देखते अचानक मेरी आंख खुल गई हो। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? उसने हम दोनों को तेज नजरों से घूरते हुए सवाल किया। मेरा ख्याल है कि इसका जवाब तुम्हारे सीने में कहीं ना कहीं किसी न किसी गोशे में जरूर दफन होगा। नदीम ने सपाट लहजे में जवाब दिया। वो कौन लोग थे जो मुझे लाए थे? और वो अपने खौफ पर रफ्ता रफ्ता काबू पाने की कोशिश कर रही थी। क्यों? नदीम इस्तहज़ाइया अंदाज में बोला। क्या तुम इस वक्त होश में नहीं थी? वो एक लम्हे को खामोश हो गई और फिर नदीम को घूरते हुए बड़े तलख लहजे में बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और मैडम मारो के निजी ताल्लुकात किस नौइयत के हैं और हर फर्द अपनी मर्जी का मालिक होता है। उसकी अपनी भी कोई पसंद होती है, कोई म्यार होता है। जरूरी नहीं कि मैं भी तुम्हें वैसे ही नजरों से देखूं जैसे निगाहों से मैडम देखती है। तुम शायद अपनी पारसाई का इजहार करना चाहती हो, इस बार मैंने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। लेकिन पारसाई के मफहूम का दायरा
मायनी एतबार से बहुत वसी होता है। तुम किस किस्म की पारसाई का दावा कर रही हो? जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे हर फजूल सवाल का जवाब दूं। उसने नफरत से मुंह फेर कर जवाब दिया। क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि अगर तुम इस वक्त यहाँ ना होती तो कहाँ होती? मैंने तल्ख आवाज में पूछा। मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन सुलेमान शाह के पालतू शिकारी कुत्ते हर तरफ गली की गूचों में तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। नदीम सपाट आवाज में बोला। अगर तुम उनके हाथ लग जाती तो शायद वो अब तक तुम्हारी तिक्का बोटी करके चील कुओं को खिला चुके होते। घटिया बातें मत करो, उसने एहतजाज किया। सुलेमान शाह से मेरे ऐसे कोई मरासम नहीं थे जैसे तुम्हारे और मैडम के थे। जुर्म बजात खुद भी एक बदतरीन गुनाह है। क्या तुम उससे इनकार करोगी? जुर्म? उसने हैरत से कहा। मैं नहीं समझी कि तुम किस जुर्म की बात कर रहे हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने हकारत से दराफत किया। क्या तुम्हारी मैडम बहस तफरीहन या आराम करने की गरज से अस्पताल में दाखिल हैं? मुझे उसकी असल वजह नहीं मालूम, वो बदस्तूर बेपरवाही से बोली। और हो सकता है मैडम ने अपने किसी निजी जरूरत की खातिर वक्ती तौर पर अस्पताल में दाखिल होना जरूरी समझा हो। वैसे कुछ लोगों का भी यह ख्याल है कि मैडम ने जहर पी लिया है और वो जहर शराब की सील बंद बोतल के जरिए तुमने मारूफ के स्टॉक में मिलाया था। नदीम ने मबरू लहजे में कहा। यह सरासर बहतान है। मलिहा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या तुम मुझे बताओगी कि सुलेमान शाह ने कितनी रकम तुम्हें खरीदा है? मैंने तेजी से सवाल किया। ये कहानी तुम दोनों मेरे खिलाफ बनाई गई होगी, वरना आप इस अदाकारी का चोला उतार कर फेंको माय डियर मिस मलिहा। मैं नदीम ने बड़ी संजीदगी से अपने जुमले पर जोर देते हुए कहा। जो रकम तुमने सुलेमान शाह से एक घिनौने जुर्म के इर्तिकाब के बाद सिलसिले में वसूल की थी, वो अब पुलिस की तहवील में है। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि पुलिस के पास उस रकम का ताल्लुक मैडम के जहर पीने से है? वो रवानी में कह गई। और मेरा ख्याल है कि पुलिस तुमसे यह सवाल जरूर करेगी कि इतनी कसीर रकम तुम्हें कहां से मिली। नदीम ने लोहा गर्म देखकर जरूरी दूसरी जरब लगाई। मुझे तुम दोनों की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे आजाद कर दो, मैं पुलिस और सुलेमान शाह दोनों से निमट लूंगी। वो बड़े एतमाद से बोली। और मैं मैडम से मिलकर उसे बताऊंगी कि असल हालात क्या थे। फजूल है। नदीम का लहजा और सर्द हो गया। मैडम के आदमी भी तुम्हारी तलाश में शहर का कोना कोना छान रहे हैं। उसने भी अपने आदमियों को शूट एट साइट का ऑर्डर दे रखा है। तुम्हारी कोई चालाकी काम नहीं आ सकेगी। फिर मैं क्या करूं? पहली बार उसके लहजे से मायूसी का इजहार हुआ। हम अगर तुम्हें बचाना ना चाहते तो बिला वजह मेजबानी का फर्ज कभी अदा ना करते, नदीम ने कहा। और तुम जानती हो कि मारूख से मेरे कितना दारीना और किस नोयत के ताल्लुकात हैं, और मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारी सिफारिश औरों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर तौर पर कर सकता हूं। और मलिहा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब उसके चेहरे के खौफ के तासरात झलक रहे थे। किस सोच में गर्क हो? मैंने पूछा। क्या तुम्हें हमारे ऊपर एतमाद नहीं है? मेरा एक काम करोगे? उसने नदीम को देखकर होंठ चबाते हुए अजीब मायूसी भरे अंदाज में कहा। मुझे कहीं से थोड़ा सा जहर ला दो, मैं अपनी मौत आप मरना चाहती हूँ। सिसक सिसक कर और एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने के तस्वर ही से मुझे हौल आता है। और सुलेमान शाह ने तुम्हें मारूफ को रास्ते से हटाने के सिलसिले में कितनी रकम अदा की थी? क्या मतलब? वो चौंक कर बोली। क्या तुमने वो पुलिस वाली बात गलत कही थी? हाँ, लेकिन मेरा मशवरा है कि अब हमें एक दूसरे पर एतमाद करना होगा। इसके सिवा कम से कम तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। मलिहा होंठ चबाने लगी और फिर थोड़े तवक्कुफ से बोली। सुलेमान शाह ने मुझे 10 लाख देने का वादा किया था। निसफ रकम पेशगी थी और दूसरा हिस्सा काम हो जाने के बाद। लेकिन अगर वह मुझे रकम की ऑफर ना भी करता तो भी मैं उसके किसी हुक्म से इनकार करने की पोजीशन में नहीं थी। आई सी, मैंने खालिस पुलिस वालों जैसे अंदाज में कहा, गोया तुम्हारी कोई निजी कमजोरी थी सुलेमान शाह की मुट्ठी में, जिससे वो तुम्हारे इनकार की सूरत में इस्तेमाल कर सकता था। हाँ, वो नजर झुकाकर बोली। वैसी ही कमजोरी जिसका सबूत तस्वीर के सूरत में सामने आ जाने के बाद उसने मैडम को रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बनाया था। और मैडम के बाद दूसरा नंबर तुम्हारा था। लेकिन कुछ अरसे बाद सुलेमान शाह ने जो रकम तुम्हें दी वो किस शक्ल में थी?
मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा, क्या कैश अदायगी हुई थी? या कैश ही थी, उसने मध्यम आवाज में जवाब दिया। चेक की सूरत में तयशुदा रकम की अदायगी उसके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती थी, और सुलेमान शाह जैसा घाक आदमी इस किस्म की हमाकतें कभी नहीं करता। रकम कहाँ रखी है? मैंने सवाल किया। उसे मैंने अपने ही अपार्टमेंट में एक ऐसी जगह रखा है जहां आसानी से किसी का ध्यान नहीं जा सकता। फिक्र मत करो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, बशर्ते कि तुम मेरे आदमी को परेशान करने की कोशिश ना की। क्या तुम्हें यकीन है कि मैडम मुझे माफ कर देगी? मलिहा की हसीन आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। कबल अज वक्त यकीन से नहीं कहा जा सकता। वैसे हो सकता है कि अगर तुम सुलेमान शाह के खिलाफ मारूफ के किसी काम आ सको तो तुम्हारी गुलू खलासी भी मुमकिन हो जाए। मलिहा ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया, और फिर इससे बेशतर कि वो कोई जवाब देती। नदीम को एक जरूरी कॉल की इतला मिली तो वो ऊपर ऑफिस में आ गया, और मैंने भी वहां रुकना मुनासिब नहीं समझता। एक उछलती हुई नजर मलिहा पर डालते हुए नदीम के पीछे हो लिया। नदीम ने कॉल सुनने के बाद रिसीवर क्रेडल पर रखा और फिर तेजी से उठते हुए मुझसे मुखातब हुआ। मेरे साथ आओ, हमें फौरी तौर पर पांडे के ठिकाने पर पहुंचना है। कोई अहम तला। यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन पांडे ने जिस अंदाज में मुझे बुलाया है उससे साफ जाहिर था कि वो अचानक किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया, और उसने कोई इशारा नहीं दिया। नहीं, नदीम ने मुख्तसरन जवाब दिया। मुझे पांडे की रिहाइशगाह के बारे में कोई इल्म नहीं था, लेकिन शायद दानिश वाकिफ था। उसके नदीम ने उसे सिर्फ पांडे की रिहाइश का हवाला दिया, और गाड़ी तेजी से हरकत में आ गई। नदीम किसी गहरी सोच में डूबा हुआ नजर आया, और मेरा हाल भी उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। नदीम के कहने के मुताबिक उसने पांडे को एक ऐसे महफूज मकाम पर रखा जहां तक कालका की रसाई भी नामुमकिन थी, और बोशन पुलिस की तहवील से निकलकर जेल कस्टडी में जा चुका था। इसलिए अब वो पांडे के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता। और फिर पांडे को ऐसी क्या परेशानी लाहक थी जो उसने फोन पर बतानी मुनासिब नहीं समझी? क्या पांडे की रिहाइशगाह का पता तुम्हारे अलावा कुछ और लोगों को भी है? मैंने कुछ सोच कर नदीम से सवाल किया। वो मेरे एतमाद के लोग हैं, और फिर पांडे को अचानक क्या परेशानी लाहक हो सकती है? और तुम्हारी तरह मैं भी इसी सवाल के जवाब के बारे में सोच रहा हूँ। बहरहाल पांडे के लबो लहजे से यही जाहिर था कि उसे कोई खास परेशानी दरपेश है। 15-20 मिनट की ड्राइवर के बाद हम सिविल लाइन एरिया के एक बंगले में दाखिल हुए, और दानिश ने जैसे ही गाड़ी रोकी, नदीम तेजी से दरवाजा खोल कर नीचे उतरा, और मैंने भी उसकी पैरवी की। कॉल बेल बजाने से बेशतर ही दरवाजा खोल दिया गया। शायद हमें बंगले में दाखिल होता देख चुका था, और उसके चेहरे पर मौत के भयानक साए लर्ज रहे थे। गालबन वो बहुत देर तक रोता रहा था, और जिसके सबब उसकी आंख सूज रही थी। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया नदीम भाई, वो गुलूगीर आवाज में बोला। और फिर उसके साथ साथ ही हम अंदर दाखिल हुए तो एक लम्हे को हम भी चकरा गए। अंदर की कैफियत कुछ ऐसी ही थी जैसे कुछ देर पहले वहां बोनचाल आया हो। हर चीज इधर उधर बिखरी पड़ी थी। शीशे के बर्तन टूटे पड़े थे। आराइशी साजो सामान जो खासा वजनी भी था उलट पलट हो गया। ये सब क्या है पांडे जी? नदीम ने पूछा। ये हरकत किसने की? क्या कोई आया था यहाँ? जी नहीं, पांडे ने गुलूगीर आवाज में जवाब दिया। फिर इस तूफानी बदतमीजी का मुजाहरा किसने किया? निर्मल ने। पांडे ने अपने आंसू पोंछते हुए बोला। 1 घंटे तक वह बिल्कुल नॉर्मल थी, और मैं वांडे में तख्त पर बैठा गीता का ज्ञान ध्यान कर रहा था कि बस अचानक ही उस पर जैसे दीवानगी का दौरा पड़ गया, और उसने एक एक चीज को पागलों की तरह उठा उठा कर फेंकना शुरू कर दिया। और मैं जितनी देर में सख्त से उसे नीचे उतरता वो खासी तोड़ फोड़ मचा चुकी थी, और मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कोई बात मानने से इनकार कर दिया। भगवान जाने उसमें इतनी शक्ति कहां से आ गई कि वह मेरे काबू में भी नहीं आ रही थी, और बड़ी मुश्किलों से उसके हाथ पांव बांधने में कामयाब हुआ हूं। क्या आप दोनों के दरमियान किसी बात पर अनबन हुई थी? नदीम ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। जी नहीं, आप मेरी बात का विश्वास करें, वो सुबह से अच्छे खासे मूड में थी। इस किस्म का दौरा कभी पहले भी पड़ चुका है आपकी शरीमती जी को। जी नहीं, भगवान की दिया है कि वो हमेशा से भली चंगी रही है। याद कीजिए पांडे जी,
मैंने पांडे से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, कोई ऐसी बात जो आपने प्यार में कही हो लेकिन निर्मल देवी ने उसे दिल पर लिया हो, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। इस वक्त वो कहाँ है? नदीम ने दराफत किया। अंदर बेडरूम में। वो कदम उठाता हुआ बोला, और मैंने एक कुर्सी से उसे बांध रखा है। पांडे की कफियत काबिल रहम ही नजर आई और मुझे इस बात का बखूबी इल्म था कि वो निर्मल से टूट कर प्यार करता है, इसलिए कि वो पांडे के मुकाबले में बहुत कम उम्र होने के अलावा खासी हसीन भी थी। और हमने ख्वाबगाह में कदम रखा तो हमारे अलावा खुद पांडे को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसके बयान के मुताबिक उसने बड़ी मुश्किलों से निर्मल को काबू करके एक कुर्सी से बांधा था, लेकिन इस वक्त वो बनी संवरी अपनी मसहरी पर नींद रात किसी रिसाले की वर्गगर्दानी में मसरूफ थी और हमने ख्वाबगाह पर नजर दौड़ाई। उसकी आराइश में बज़ाहिर कोई रद्दोबदल नहीं हुआ और हर शय बड़े सलीके से रखी हुई थी। कदमों की आहट पाकर निर्मल ने हमें देखा तो जल्दी से रिसाला एक तरफ रख कर खुद को समेटते हुए उठ खड़ी हुई और बड़ी अपनाइयत से हाथ बांधकर हमें नमस्कार किया और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मुझे आपसे एक शिकायत है। वो क्या? आपने बहुत दिनों बाद आज दर्शन दिए हैं, क्या किसी बात पर नाराज हो गए थे? जी नहीं, मैंने बहाना तराशा, काम की मसरूफियत कुछ ज्यादा थी। आप लोग खड़े क्यों हैं? पधारिए ना। वो जल्दी से नदीम की तरफ मतवज्जा होकर बोली, हमारे बड़े भागिया जो आपने यहाँ आने की तकलीफ की। आप तो खैरियत से हैं? नदीम ने पूछा। भगवान की कृपा है, उसने बड़ी इनकसारी से कहा और फिर पांडे की तरफ देख कर बोली, आप चलकर ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं जलबानी को तैयार करती हूँ। ड्राइंग रूम में पांडे ने कुछ कहना चाहा लेकिन उसने अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया। वो इस वक्त बुरी तरह उलझा हुआ सा नजर आ रहा था। क्या हुआ ड्राइंग रूम को? निर्मल ने सवालिया नजरों से पांडे को देखा। आज सुबह ही तो मैंने उसकी झाड़ पूंज और सफाई की है, लेकिन अब वहां का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। नदीम ने निर्मल के चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। बिखरा पड़ा है? निर्मल हैरत से बोली, ये कैसे हुआ? सिर्फ ड्राइंग रूम ही नहीं बल्कि रसोई घर भी उल्टा पड़ा है और कांच के बर्तन इधर उधर टूटे पड़े हैं। पांडे ने दबी जुबान में कहा तो निर्मल उसे हैरत से घूरने लगी। क्या दुश्मनों को हमारे इस ठिकाने की खबर मिल गई? उसकी आवाज से इस बार खौफ झांक रहा था और मैंने ड्रेसिंग टेबल की तरफ नजर डाली तो चौंक उठा। वहां जो कुर्सी मौजूद थी उसके करीब सफेद रंग की रस्सी के मुतअद्दिद टुकड़े सुकड़े पड़े थे। शायद नदीम अभी उन्हें देख चुका था, लेकिन किसी वजह से जानबूझकर नजरअंदाज कर गया और पांडे भी अजीब मखमसे में गिरफ्तार था। मुझे भी ऐसा ही जान पड़ता है, उसने निर्मल को घूरते हुए कहा, लेकिन तुम तो बाहर ही बैठे थे, तुम्हारी मौजूदगी में यह कैसे हो गया? निर्मल ने हैरत से कहा। पांडे जी अकेले थे जबकि आने वालों की तादाद 4 थी। नदीम ने निर्मल की कफियत को देखते हुए कहा, चाहते तो मार भी सकते थे, फिर अब क्या हो गया? निर्मल ने जिस बेचारगी का इजहार किया उसे अदाकारी नहीं कहा जा सकता। और ये रस्सी के टुकड़े यहाँ कैसे पड़े हैं? नदीम ने निर्मल की तवज्जो दिलाई तो उसके चेहरे पर खौफ के असरात फैलकर और गहरे हो गए। उसने सहमी निगाहों से पांडे की तरफ देख कर पूछा, क्या वो दुष्ट में यहाँ बांध गए थे? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? निर्मल ने खुद ही अपने सवाल की नफी कर दी। मैं तो एक पल के लिए भी यहाँ से नहीं हटी थी और फिर मुझे इसकी खबर क्यों नहीं हुई? होता है, नदीम ने उसे बहलाने की खातिर कहा, कभी कभी इंसान पढ़े लिखने में इतना डूब जाता है कि उसे इर्द गिर्द किसी और की मौजूदगी का मतलब कोई एहसास नहीं होता। आपको इसकी इतला किस तरह हुई? निर्मल बदस्तूर खौफजदा नजर आ रही थी। मैंने फोन करके बुलाया है, पांडे ने जल्दी से कहा। क्या हमारे दुश्मनों को इस ठिकाने की खबर मिल गई? उसने फिर अपना जुमला दोहराया और फिर सहमे हुए लहजे में बोली, क्या अब भी हम यहीं रहेंगे? परेशान मत हो निर्मल देवी, नदीम ने संजीदगी से कहा। मैंने अब ऐसा बंदोबस्त कर दिया है कि दुश्मन तो क्या, चिड़िया का कोई बच्चा भी इधर नहीं आ सकेगा और मेरा ख्याल है कि वो कोई चोर अचक्के होंगे। और मैंने जल्दी से कहानी को एक नया रंग देने की खातिर कहा, अगर वो आप लोगों के दुश्मन होते तो शायद हमें आपकी लाशों की इतला भी पुलिस के जरिए ही मिलती। भगवान करे ऐसा ही हो। और मैंने एक बार फिर टूटी हुई रस्सी के टुकड़ों की तरफ देखा। वो यकीनन इतनी मजबूत थी कि कम अज कम इसको कच्चे धागे की तरह तोड़ना निर्मल जैसी हसीन
और नाजुक अंदाम औरत के बस की बात नहीं हो सकती थी। और फिर वो ताकत किसकी थी? फौरी तौर पर मेरे जहन में उस नौजवान दीवाने का ख्याल उभरा जिसने अपना नाम उस्मान गनी बताया, और उसने लोहे के एक मजबूत दरवाजे को भी जिस आसानी से उखाड़ कर रख दिया, वो किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं थी। और दानिश ने उस ख्याल का इजहार किया था कि उस्मान गनी का ताल्लुक जिन्नातों के किसी शैतानी गिरोह से है, और हो सकता है उसने निर्मल के जिस्म पर कब्जा जमाने के बाद वो अफरा तफरी फैलाई हो। लेकिन किस लिए? उसने निर्मल और पांडे को परेशान करने की जरूरत क्यों महसूस की? क्या सिर्फ वो मुझे अपनी गैबी कुव्वतों से मरऊब करना चाहता था? मगर क्यों? कुछ देर बाद नदीम ने वापसी का इरादा किया तो निर्मल उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भाई साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमारे लिए किसी और ठिकाने का बंदोबस्त कर दें। अगर चोर या डाकुओं ने ये घर देख लिया है तो वो दोबारा भी आ सकते हैं। धीरज से काम लो भगवान, पांडे ने उसे समझाने की खातिर कहा। नदीम साहब के हमारे ऊपर बहुत उपकार हैं। उन्होंने वादा किया है कि अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा, लेकिन मेरा मन कुछ और कहता है। यक लख्त निर्मल ने बड़ी गहरी संजीदगी और पुरएतमाद लहजे में कहा, अगर वो पापी बोशन हमारे पीछे पड़ गया और उसे हमारे ठिकाने का इल्म हो गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आपकी इतला की खातिर अर्ज कर दूं कि बोशन अपने एक आदमी को कत्ल करने के जुर्म में रंगे हाथों पकड़ा गया और इस वक्त जेल की किसी कोठरी में बैठा अपने सितारों को बुरा भला कह रहा होगा, लेकिन उसके पालतू शिकारी कुत्तों को तो खुले हुए हैं, वही हमारी बोटियां नोचने के लिए बहुत काफी होंगे। निर्मल ने सपाट लहजे में जवाब दिया। उसके बोलने का अंदाज फितरी नहीं था। अगर वो बोशन ही के शिकारी और पालतू कुत्ते होते तो आप लोगों को इस वक्त भी ठिकाने लगा सकते थे। मैंने जवाब पेश किया। वो दोगला पापी हमें सिसका सिसका कर मारना चाहता है, निर्मल ने इस बार खुद कलामी के अंदाज में कहा। और पहले उसने हमारे घर पर अपने आदमी भेजकर हमारे बसेरे को उजाड़ा, और अब वो हमारे कारोबार को चिता की आग की तरह जलाकर राख कर देगा। नदीम ने निर्मल के चेहरे के बदलते तासरात को गौर से देखा और मेरी निगाहें भी उसी के चेहरे पर जमी हुई थीं। पांडे ने उसे समझाने के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर फोन की घंटी की आवाज ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। निर्मल बदस्तूर चुपचाप खड़ी खिला में घूर रही थी। फोन दर आने में हमारे सामने ही रखा था और पांडे ने रसूल उठाकर हेलो कहा और फिर दूसरे ही में रसोवर उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। खुद पांडे की हालत भी खासी अबतर और काबिले रहम हो गई। वो दीवार का सहारा लेकर तख्त पर बैठ गया और फिर उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। क्या हुआ मिस्टर पांडे? नदीम ने ऊंची आवाज में दरियाफत किया। किसकी कॉल थी? निर्मल ने सच कहा था, पांडे ने बेमुश्किल अपना जुमला अदा किया। किसी ने हमारे कारोबार को आग लगा दी है। और हमने पलट कर निर्मल की जानब देखा जो अभी तक तस्वीर हैरत बनी किला में घूर रही थी, लेकिन ये वक्त उससे या पांडे से कोई सवाल जवाब का नहीं था। नदीम और मैं एक ही साथ बाहर की जानब लपके थे। जिस इमारत में पांडे का दफ्तर वाक़या था वो पूरी तरह भड़कते हुए शोलों की लपेट में थी और कुर्बो जवार की कुछ और इमारतें भी उसकी लपेट में आती जा रही थीं। और हमारे पहुंचने से बेशतर ही फायर ब्रिगेड का अमला भी वहां पहुंच चुका था। वो आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और हर तरफ हजूम ही हजूम था, जिसकी वजह से काम करने वाले अमले को खासी दुश्वारी हो रही थी। आसपास की बिल्डिंगों के दफ्तर का सारा अमला बाहर सड़क पर निकल आया और हमने अपनी गाड़ी तकरीबन 1 फरलांग दूर ही रोक दी। उससे आगे जाने की सूरत में हम भी ट्रैफिक के उस हजूम में फंस जाते जिसमें से किसी गाड़ी का वापस निकलना मुश्किल ही नजर आया। साजिद ने कमाले होशियारी से एक ऐसे मोड़ के करीब गाड़ी पार्क की जहां पर से एक बाई लैंड रोड में मुड़ा जा सकता था जो इस वक्त खाली पड़ी थी। और मेरा ख्याल है कि शहर के 2-4 फायर स्टेशन का अमला और भी आ जाए तो भी पांडे के दफ्तर को नहीं बचा सकता। नदीम ने संजीदगी से कहा, अब तक तो दफ्तर का सारा रिकॉर्ड और फर्नीचर जल भुन कर खाक हो चुका होगा। निर्मल पर पड़ने वाले दौरे और उस आग के पीछे किसी एक ही शख्स का हाथ नजर आता है। और मैंने कहा कि हो सकता है कि बोशन के जेल जाने के बाद उसके आदमी पागल हो गए हों और हर तरफ अफरा तफरी फैला रहे हों।
और हो सकता है कि उन दोनों हादसों में तुम्हारी कालका देवी की मेहरबानी शामिल हो। नदीम ने सपाट लहजे में जवाब दिया। जहां तक दफ्तर को नजर आतिश करने का सवाल है तो मुमकिन है कि बोशिन के आदमियों ने पांडे को सामने लाने की खातिर ये घटिया चाल चली हो, लेकिन निर्मल की दीवानगी को तुम क्या कहोगे? मगर तुमने कहा था कि पांडे को तलाश करना कालका के लिए भी मुश्किल होगा, और मैं अभी इसी नुक्ते पर गौर कर रहा हूँ। नदीम ने भड़कते हुए शोलों और पानी के दरमियान होने वाली धुआंधार कशमकश को देखते हुए जवाब दिया। फिर अब क्या इरादा है? मैंने कहा, और मेरा ख्याल है कि अब हमारा यहाँ रुकना बेकार ही होगा। तुम साजिद के साथ घर चलो, मैं कुछ देर बाद आऊंगा, लेकिन तुम्हारी वापसी कैसे होगी? मेरी फिक्र मत करो, नदीम ने दरवाजा खोलकर नीचे की तरफ उतरते हुए कहा। किसी से भी लिफ्ट मांग लूंगा। और फिर साजिद ने नदीम का इशारा पाकर गाड़ी बाएं लेन रोड की तरफ घुमा दी, और मेरा जहन पे दर पे होने वाले इन दोनों कहानियों के बारे में सोच रहा था कि निर्मल की दीवानगी में किसी पुर इसरार कुव्वत का हाथ सोचा जा सकता था, लेकिन पांडे के दफ्तर में कौन आग लगा सकता था? यकीनन उसका कोई दुश्मन ही हो सकता था।